नमस्कार दोस्तों। आज विश्व भर का सबसे बड़ा खबर, डोनाल्ड ट्रंप इज अबाउट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और इसी दौरान मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया है कि जिसमें आपको पूरी यूएस इलेक्शन की प्रोसेस को भारत के इलेक्शन प्रोसेस के साथ कंपैरिजन एक मिल जाए। और पीवाईक्यूज में भी पिछले सालों में हमने यूपीएससी में सवाल देखे हैं जिसमें आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करने के लिए बोला गया है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस और अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो में मैं स्ट्रेस तो इंडियन सिस्टम में नहीं करूंगा, क्योंकि इंडियन सिस्टम मुझे पता है इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है, ये आपको पता होगा। बट यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर शायद आपको थोड़ी सी कम नॉलेज होगी। तो उस चीज को मैं और विस्तार रूप से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो विश्व भर में किस प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ये आपको पता होगा। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता दूंगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूएस इलेक्शंस, प्राइमरी क्या होता है, कॉकसेस क्या होते हैं, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन क्या होता है, कैंपेन्स एंड वोटिंग डेट निर्धारित करने का भी उनका एक अलग सांविधानिक तरीका है, इसको भी मैं बताऊंगा। बड़ा दिलचस्प वीडियो है आपका। कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इनफैक्ट पहली बात तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। विनर टेक्स ऑल पॉलिसी क्या है अमेरिका का। चैलेंजेस क्या है इस सिस्टम का, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, आपको जानने की जरूरत है। तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि भारत की तुलना में ये कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा है। और आपको समझ, अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखिए, डेफिनेटली द नंबर्स आर इन हिज फेवर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देर आर अ स्लाइट परसेंटेज ऑफ चांस, देर इज अ स्लाइट परसेंटेज ऑफ चांस कि अगर ये फेटलेस इलेक्टर्स अपना रुख बदल ले तो डेफिनेटली देर कैन बी सम यू नो अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स ऑल्सो। बट फेटलेस इलेक्टर्स क्या है, कौन है, ये आपको समझना जरूरी है। उसके अलावा व्हाट इफ नो वन गेट्स अ मेजोरिटी। इस बार तो मेजोरिटी मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप जी को, बट अगर किसी दिन ऐसा होता है कि किसी को भी 270 के ऊपर सीटें जो चाहिए होती है किसी को नहीं मिले, तब क्या होगा, तब कैसे दूसरा इलेक्शन होगा, क्या होगा, उस चीज को देखेंगे। एंड देन फाइनली अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब होगा, जो कि अभी तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। ठीक है, वो जनवरी में जनरली करा जाता है, तो उसको मैं भी प्रोसेस को बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं पूछूंगा कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है आपके मुताबिक, आप बताइएगा। और एग्जाम के लिए पूरी इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। तो इसमें दो प्रकार के इलेक्शंस आप प्राइमरीली डिवाइड करके बता सकते हो। एक होता है जहां पे जनता जनार्दन, सिटीजन्स जाके अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसके लिए मतदान करते हैं, वोट देते हैं। ऐसा इलेक्शन आपको जनरली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, स्टेट्स के एमएलए के लिए आप देखने को आपको मिलता है, या लोकसभा के एमपीज के लिए आप इस प्रकार से उनको अपॉइंट करते हो। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली हम लोग पुलिंग बूथ में जाते हैं और उनके लिए वोट कास्ट करते हैं, उसमें से जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिलता है वो जीत जाता है, वो एमपी बन जाता है पार्लियामेंट में और एमएलए बन जाता है स्टेट की असेंबली में। अब अगला सिस्टम होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे प्रतिनिधियां होते हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, वी डू नॉट डायरेक्टली गो एंड वोट फॉर देम। इनफैक्ट द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी हैव चोजन ऑलरेडी वोट्स ऑन आवर बिहाफ। देखिए, ये जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, इनको तो आप ही ने बिठाया, वही जाके आपके मन को समझते हैं, इसीलिए वो उस आदमी के लिए आपने पहली बार वोट दिया था इन द फर्स्ट प्लेस। अब बाद में कुछ लोगों के लिए हर बार इलेक्शन तो कंडक्ट करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारत में भी हम लोग इस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली कंडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, जिसमें एक तो डायरेक्टली आप जाके वोट कर रहे हो किसी के लिए, और दूसरा प्रकार का इलेक्शन जिसमें आप डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हो, आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन योर बिहाफ जाके वोट करता है। अब भारत, सिमिलैरिटी सबसे बड़ा ये सुन लीजिए आप, भारत के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि आप लोगों को लगा है कि 5 नवंबर को लोगों ने, यूएस के लोगों ने जाके डायरेक्टली वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कैमला हैरिस के लिए। ऐसा नहीं है। इट हैज फॉलोड सिंस इंसेप्शन अ इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ वोटिंग, इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द यूएस प्रेसिडेंट ऑल्सो।
मैं पूरे प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। पहली बात तो भारत के इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसमें आपको पता है कि एमएलए और एमपीज के अलग अलग वोटिंग, मतलब दोनों के वोट समान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के लिए सभी लोगों का एक ही वोट है, मेरा भी वोट एक है, अंबानी जी का भी एक ही वोट होगा, किसी गरीब मजदूर का भी वोट का जो वैल्यू है वो एक ही होगा। बट वोट के वैल्यू इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फॉर एमएलएज एंड एमपीज डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। आपको पता है कि इलेक्टेड मेंबर्स ओनली वोट। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करा जाता है, ये क्लासेस में आपने पढ़ा भी है बार बार। दोनों हाउसेस के ही इलेक्टेड मेंबर्स जाके वोट करते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जिसमें से जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, हमारे क्लासेस में पढ़े होंगे और नोट्स में भी आप जानते ही होंगे। आज का वीडियो ज्यादा स्ट्रेस करेगा यूएस के इलेक्शन के ऊपर। तो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ चीजें अलग होती है। सबसे बड़ी बात तो इसमें, जैसे भारत में भी अलग अलग फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट करा जाता है, इसमें भी अलग अलग फेजेस में नहीं करा जाता है। जनरली वी डोंट कॉल इट ए फेज। हम लोग ने बोला है कि 5 नवंबर को ही सब लोग वोट दिए, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि देयर वेर सर्टेन डेट्स which were certain states who has conducted their polling before 5 नवंबर also। और ये इस कारण हुआ है क्योंकि भारत के पूरे इलेक्शन व्यवस्था का रेगुलेशन राइट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, बट यूएस में ऐसा कोई कमीशन नहीं है। और इसी वजह से बिकॉज यूएस इज अ फेडरल स्टेट, फेडरल कंट्री, अलग अलग स्टेट्स अपने नियम खुद बनाते हैं। और इसी से आपने करीब करीब देखा होगा आज 5 नवंबर को 240 मिलियन के करीब लोगों ने वोट डाले और प्रेसिडेंट अभी तक चूज नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात आपको यह समझना है, इट इज ओनली द डेलीगेट्स हु हैव बीन चोजन टुडे। अब ये डेलीगेट क्या होता है आपको समझना है। अब डेलीगेट समझने के लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज को समझना पड़ेगा। इलेक्टोरल कॉलेज समझेंगे तो आप उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ चलता है यूएस में, एंड देन फाइनली यू विल अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से किस स्टेट का कितना वोटिंग परसेंटेजेस है। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ द एंटायर प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम इन सभी चीजों को, स्टेप्स को समझेंगे। स्टेप 1 स्टार्ट एक्चुअली 2024 से नहीं 2023 से होता है। यूएस में सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत में जनप्रतिनिधि कोई भी बन सकता है। देयर इज वेरी मिनिमल लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय कि सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाओ, 25 साल के ऊपर हो जाओ और आपके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्रवाई ना चल रहा हो, ठीक है, बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। बट यहां पे आपको यूएस की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए 1 साल पहले से ही प्रक्रिया स्टार्ट होता है, कोई भी जाके खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, किस प्रकार का प्रोसेस होता है। स्टेप वन इज इंटेंशन ऑफ इलेक्शन। सबसे पहले तो आप ये इंटेंशन शो करोगे। करीब करीब इतिहास खोल के अगर आप देखेंगे 25 से 50 के करीब करीब लोग निकलते हैं पूरे यूएस में, जो कि बोलते हैं कि हाँ मैं कंटेस्ट करने के लिए जा रहा हूं, अगला इलेक्शन में कंटेस्ट करूंगा। यूएस इज नॉट लाइक कि सिर्फ 2 ही पार्टियां कंटेस्ट करेगी, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। ये मेजर पार्टीज है, जैसे यहाँ पे इंडिया में बीजेपी एंड आईएनसी है, उस तरीके से ही वहां पे मेजर पार्टीज वो है। बट देयर आर अदर पार्टीज ऑल्सो, लिबर्टेरियंस हो सकते हैं, देयर आर मेनी अदर पार्टीज। ठीक है, तो इस तरीके से 25 से 50 लोग जो है अपना इंटेंशन, अपना जो इंटरेस्ट है उसको शो करती है। कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें से आधे लोग वहीं छोड़ देते हैं कि यार नहीं बनना, ये तो बड़ा पेचीदा प्रोसेस है, 1 साल कौन अपना सारा काम धंधा छोड़ के यूएस के इलेक्शन के प्रोसेस में घुसा हुआ रहेगा। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, ये पूरा प्रोसेस चलता है मार्च अप्रैल मई ऑफ 2023। अगर 2024 में इलेक्शन हो रहा है नवंबर में, तो ये स्प्रिंग ऑफ 2023 बोला जाता है। उसके जिस भी साल, अच्छा 4 साल का प्रोसेस, टेन्योर होता है यूएस के प्रेसिडेंट का। तो हर 4 साल के अंदर अंदर आपका इलेक्शन होता है, और 4 साल के मतलब तीसरे साल में ही इस प्रकार का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगला जो इलेक्शन होगा 2028 में होगा, 27 में ही इस प्रकार का, स्प्रिंग ऑफ 27 में ये काम स्टार्ट हो जाता है, स्टेप 1 स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्राइमरीज एंड कॉकसेस को चूज किया जाता है। अब वो आर दिस प्राइमरीज एंड कॉकसेस टू चूज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम ईच पार्टी। सारे पार्टीज में
25-30 लोग अगर नॉमिनेशन भर देंगे तो उनमें से भी कौन सबसे ज्यादा सही कैंडिडेट है उसको भी तो चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेट्स में कैंडिडेट 1 हो सकता है, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, ऐसे करके 25 कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे रिपब्लिकन्स में भी कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 ऐसे करके। अब इनमें से सबको तो हम कैंडिडेट नहीं बना सकते, एक पार्टी का एक ही कैंडिडेट होगा। तो इनमें से किसको हम लोग अपना पूरे पार्टी का कैंडिडेट बनाएंगे, उसके लिए चूज किया जाता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ठीक है। अब प्राइमरीज एंड कॉकसेस का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी को जो है स्टेट चूज करता है, कॉकस को जो है लोकल गैदरिंग इनफॉर्मली चूज किया जाता है, पार्टी के द्वारा चूज किया जाता है। ठीक है। आपको समझना है इसमें सबसे बड़ी बात यह होता है कि उसमें आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेचीदा प्रोसेस है कि जनप्रतिनिधि कौन बनेगा उसका भी इलेक्शन होता है। दिस इज अ सिमिलर प्रोसेस फॉर दैट। तो जितने भी आपके सीनेट के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन सभी में गैदरिंग होता है, उन सब में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। और ये सब चल रहा है आपके स्प्रिंग ऑफ 2023 के ठीक बाद। एक साल का पूरा प्रोसेस चलता है। पूरे यूएस में इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं। कुछ स्टेट्स का अपना नियम है कि वो स्टेट का रूलिंग पार्टी जो है वो पार्टियां जाके बोल देती है कि ये सबसे सही कैंडिडेट हमें लगता है, ये वाला कैंडिडेट मुझे सही लगता है, ये वाला सही नहीं लगता है। इस प्रकार का गैदरिंग, इस प्रकार के डिस्कशन, डिबेट चलता रहता है। तो जिनको स्टेट चूज करता है उनको प्राइमरी बोलते हैं, और जिनको लोकल गैदरिंग से पार्टी के द्वारा इंटरनली चूज किया जाता है उसको कॉकस कहते हैं। इंडिया में तो इस प्रकार का चीज नहीं होता है प्रेसिडेंट के लिए। इंडिया में कहना नहीं चाहिए बट इट इज वेरी पॉलिटिकली डिसाइडेड। जो भी ऐसा कैंडिडेट हो जो प्राइम मिनिस्टर से कोई भी मुठभेड़ ना करे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर के बात को तोके नहीं, उसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया जाता है। बट यहां पे आप देखेंगे वेरी डेमोक्रेटिकली, वेरी डिलीजेंटली द प्रोसेस इज कंडक्टेड फ्रॉम 1 ईयर प्रायर। ठीक है। अब उसके बाद प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन होता है। इसमें से जितने भी लोग बच जाते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस, इन सबको भेजा जाता है इस प्रेसिडेंशियल कन्वेंशन में। ये हर एक पार्टी के लिए अलग से कंडक्ट करा जाता है। डेमोक्रेट्स का अलग प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन होता है, रिपब्लिकन्स का अलग कन्वेंशन होता है, और ये जून 2023 से जून 2024 तक चलता रहता है। इन सब में भी फिर से डिबेट एंड डिस्कशन होता है, अलग अलग नॉमिनीज को चूज किया जाता है। अब नॉमिनीज फ्रॉम द कन्वेंशन आर चोजन एज प्राइमरीज एंड कॉकसेस। जितने भी नॉमिनीज आते हैं इसमें, ठीक है, वो चूज करते हैं कि सबसे सही कैंडिडेट क्या होता है। अब नॉमिनी कौन होंगे? इसमें 50 स्टेट है, आपको पता है। देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूएस। हर एक स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, हर एक स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में फ्रॉम दैट पार्टी। हर एक स्टेट में अपना अपना रीजनल पार्टी तो होगा ही। तो पकड़ लीजिए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन्स इसमें आएंगे, न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स इसमें आएंगे, डलास टेक्सास के रिपब्लिकन्स इसमें आएंगे रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन में। और उनमें से सभी लोग आके वोट करेंगे कि कॉकस कौन बनेगा या प्राइमरी कौन बनेगा, मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनेगा। तो आइडिया इज कि इस 25 कैंडिडेट्स को कितना हम स्केल डाउन कर करके हम लोग जो है एक कैंडिडेट तक बॉइल डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंसेंसस ऑफ ऑल द 50 स्टेट्स। इस प्रकार का काम होता है। और जुलाई सितंबर में फिर वोटिंग स्टार्ट होता है फॉर वोटिंग अमॉन्ग द प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज। जुलाई सितंबर के अंदर ये जो 50 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ये लोग वोट करते हैं आपस में कि मुझे तो भाई कैंडिडेट 1 पसंद आ रहा है, मुझे कैंडिडेट 3 पसंद आ रहा है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग होता है, उससे हम लोग जो है फिल्टर आउट करते हैं पूरे चीज को। एंड देन फाइनली आफ्टर इलेक्शन इलेक्टेड नॉमिनी गिव्स द एक्सेप्टेंस स्पीच। उसमें से जब एक बंदा बच जाता है, जो कि इस बार रिपब्लिकन से हुआ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डेमोक्रेट से हुआ कैमला हैरिस, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेंस स्पीच देते हैं। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस स्पीच में क्या होता है कि ये पार्टी को ही बोलते हैं कि भाई मैं सबसे सत्य निष्ठावान आदमी रहूंगा, आपके पार्टी की हित में काम करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ होता होगा स्पीच। ठीक है, वैसा स्पीच एक्सेप्टेंस स्पीच, दिस इज अ रिचुअल। हाँ, ये एक्सेप्टेंस स्पीच फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है आपका? मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूं। इंटेंशन ऑफ इलेक्शन दिया जाता है, काफी लोग दे देते हैं, कुछ लोग तो यही दम तोड़ देते हैं। जो लोग बच जाते हैं वो प्राइमरी कॉकसेस के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं टू द कन्वेंशन। वो कन्वेंशन में कौन आता है? 50 स्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आते हैं, और प्राइमरीज एंड कॉकसेस जो बचे हुए हैं उनमें वोट करते हैं कि इसमें से सबसे सही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमारे पार्टी के लिए कौन बनेगा।
कन्वेंशन ऐसे हर एक पार्टी के लिए अलग होता है। अब इसमें से जो बच जाता है, एक कैंडिडेट हर एक पार्टी का खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, उसको एक्सेप्टेंस स्पीच देना पड़ता है। ये तो कहानी हो गई आपकी सितंबर तक का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में फिर कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वी हैव बॉइल्ड डाउन। अब पता है मुझे कि डेमोक्रेट से हैरिस खड़े होने वाले हैं, रिपब्लिकन से हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी खड़े होने वाले, तो दे स्टार्ट देयर कैंपेनिंग। उससे पहले तो कैंपेनिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा वो पता ही नहीं होता है। तो कैंपेनिंग एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर वो तो पता ही है आपको, गांव में नल लगेगा, ठीक है, हैंडपंप देंगे, कुआं खोदेंगे, तो वो सब चीज स्टार्ट हो जाता है, सबका बोल बच्चे, वो जो पॉलिटिशियंस इंडिया में करते हैं वैसे ही होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का वोटिंग डेट का प्रक्रिया संविधान में लिखा हुआ है। हमारा यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जिस दिन वो घोषणा हो जाती है उसी से हम लोग क्या लागू कर देते हैं, ठीक है, हम लोग जो है प्रोटोकॉल लागू कर देते हैं उसके ठीक बाद। बट यहाँ पे इलेक्शन डे इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर महीने में ही इलेक्शन होगा। अब अगर पिछले साल का भी देखेंगे, पिछले बार का भी इलेक्शन देखेंगे, तो वो आई थिंक 3 नवंबर के करीब हुआ था, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे का क्या मतलब है सर, समझ नहीं आ रहा है। अगर 1 नवंबर ही ट्यूसडे होगा तो क्या इलेक्शन 1 नवंबर को होगा, नहीं होगा, क्योंकि दिस शुड बी द फर्स्ट मंडे आफ्टर फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे, मतलब मंडे आना ही पड़ेगा। अगर 1 नवंबर मंडे होता तो 2 नवंबर को इलेक्शन हो जाती। ठीक उसी तरीके से इस बार के अगर आप कैलेंडर को देखेंगे तो 4 नवंबर को मंडे था, ठीक है, और उसी तरीके से 5 नवंबर को यूएस में आपकी ट्यूसडे है, तो उसी वजह से 5 नवंबर को जो है इलेक्शन कंडक्ट करा गया है यूएस में। और ये हर साल आपका फॉलो होता है, जब भी इलेक्शन होगा इट विल बी ऑलवेज द ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। लेकिन ये इलेक्शन किसका है, ट्रम्प का है? नहीं, दिस इज द सैंपल बैलेट पेपर। आप बैलेट पेपर देखेंगे तो यहां पे समझ में आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप फॉर प्रेसिडेंट, बट वोट किसके लिए दे रहे हैं, इस जनप्रतिनिधि के लिए दे रहे हैं। इस जनप्रतिनिधि को कहा जाता है कहीं कहीं डेलीगेट और कहीं कहीं इलेक्टर। आप समझ में आया क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन में बोल रहा था। वी आर एक्चुअली नॉट वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, बट ही इज अ मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन्स, जिसके लिए हम उस स्टेट में इनके लिए वोट दे रहे हैं, जो कि बाद में मिड दिसंबर में जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट देंगे। सो वी आर एक्चुअली वोटिंग फॉर जेम्स वैंस, या इन दिस केस वी आर वोटिंग फॉर टिमोथी वेल्स। सो दिस पर्सन इज नोन एज अ डेलीगेट, जो कि वो उस कन्वेंशन से चूज होके आते हैं, राइट तो इस प्रकार से हम लोग एक्चुअली डेलीगेट्स के लिए वोट कर रहे हैं 5 नवंबर को, जिसका भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनको खड़ा किया होगा कि मेरे भरोसेमंद है, ठीक है। लेकिन इसमें भी खेल हो जाता है कभी कभी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 5 तारीख को हमने डेलीगेट्स को चूज किया। अब ये डेलीगेट्स रह जाते हैं दिसंबर तक, ठीक है। अब दिसंबर की कहानी के बीचों बीच बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ दिस इलेक्टोरल कोलाज क्या क्या है आपको समझना है। इसके लिए जो कोलाज है, एक्चुअली इसको कोलाज नहीं बोलते, कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ये सिस्टम है यूएस का। तो इलेक्टोरल कॉलेज हैज अ टोटल ऑफ 538 वोट्स, ठीक है, मतलब टोटल 538 वोट्स। जैसे इंडिया में 543 सीट्स है करेंटली हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा सीट्स में, तो वैसे ही यूएस में 538 वोट्स के लिए कंटेस्ट किया जाता है। अब इसमें से जिस भी कैंडिडेट को 270 के ऊपर सीट मिल जाता है वो प्रेसिडेंट होने के लिए लायक बन जाता है, राइट। लेकिन ये सिस्टम जो है यूएस में 1787 से ही एस्टैब्लिश किया गया था यूएस संविधान के द्वारा। एंड इलेक्टोरल कॉलेज इज नथिंग बट द सिलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स। तो 5 नवंबर को जो ये 538 सीट्स के लिए कंटेस्टिंग हो रहा था, वी आर एक्चुअली इलेक्टिंग द इलेक्टर्स, द डेलीगेट्स, नॉट द प्रेसिडेंट। तो अभी जितने भी लोग जश्न मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं, वो एक्चुअली बने नहीं है, बनने वाले हैं। नंबर्स आर इन फेवर इफ दिस पर्सन एंड द मेनी अदर पर्संस लाइक हिम डू नॉट चीट हिम, ठीक है, जो हमने फेटलेस इलेक्टर्स की बात करी है। बाद में ये लोग जाके ट्रंप के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। अब इसमें समझना है 538 नंबर ये आया कैसे, हाउ डज दिस 538 डेलीगेट का नंबर
अराइज, राइट। इसमें आपको समझना है कि 50 स्टेट्स हैं यूएस में, हर स्टेट का एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि हमारे लोकसभा के बराबर है, पकड़ लीजिए, और एक सीनेट होता है, ठीक है, जो कि हमारे राज्यसभा जैसा एक बॉडी है, पकड़ सकते हो। तो हर एक सीनेट का 2 सीट कंफर्म होता है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो 100 सीनेटर्स फ्रॉम ईच स्टेट, तो उस प्रकार से 100 मिल गया आपको, और बाकी 438 फ्रॉम 50 स्टेट्स। 50 स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन द सेंसस रिपोर्ट। तो उससे हम लोग जो है 50 जो स्टेट्स है हमारे, 438 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम हियर एंड 100 फ्रॉम द सीनेटर्स, तो दोनों को नंबर को ऐड कर देंगे, 438 प्लस 100 538 आ जाता है। आप बोलेंगे सर ये 438 समझ नहीं आया, 100 ये तो समझ में आ रहा है, 50 into 2 is 100, बट 50 into what is 438 ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एवरी स्टेट इज एलोकेटेड अ नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीनेटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इन देयर लेजिस्लेशन। यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन में आपको समझना है कि 2 प्रकार के बॉडीज होते हैं कांग्रेस में। इफ वी टॉक अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही यूएस में कांग्रेस होता है। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट होता है। सीनेट में हर एक को 2 सीटें दिया गया है, 50 सीनेट है तो 100, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बचे कुछ 438 एलोकेशन किया गया है। किस प्रकार से? अलग अलग स्टेट का बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन अलग अलग एलोकेशन किया गया है, उसी हिसाब से ये 438 नंबर जो है आपको मिलता है। जैसे कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, कुछ स्टेट्स है जैसे अलास्का, उसका सिर्फ 3 है, तो ऐसे छोटे मोटे सबको ऐड करके आपका 538 का नंबर आ जाता है। और इस 538 सीट में से 270 के अबव जिसका भी आ गया वो प्रेसिडेंट होने लायक बन गया। दिस इज द वर्क ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की वो अपने जनप्रतिनिधि को 270 के अधिक सीटें लाके जिता दे। समझ में आ गया बात? अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वंस द कॉलेज इज इलेक्टेड, उसके बाद मिड दिसंबर में वो लोग फिर से अपने स्टेट के कैपिटल्स में मिलते हैं टू कास्ट देयर वैल्यूएबल वोट। मतलब आपको समझना है, मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, वो क्या था, ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। अब ये कॉलेज कब मिलता है? मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे ऑफ दिसंबर, ठीक है, मतलब सेकेंड वेडनेसडे ऑफ दिसंबर जब भी आता है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते के वेडनेसडे के अगला वाला मंडे, ये लोग मिलेंगे और अपनी वोट्स को कास्ट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा खेला ये होता है दोस्तों कि ये जो डेलीगेट्स हैं, दे आर नॉट बाउंड टू वोट फॉर एनी पर्सन दैट दे हैव बीन एलोकेटेड। मतलब यहां पे आप बैलेट पेपर देखेंगे, जैसे जेम्स डी वैंस को वोट ही लोगों ने ये दिया था कि इस भरोसे में दिया था कि बाद में ये दिसंबर में जाके डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट देंगे। लेकिन जेम्स डी वैंस कैन गो एंड वोट फॉर कैमला हैरिस ऑल्सो, और ये 1-2 बार नहीं, इतिहास में कई बार हो चुका है। और ऐसे ही लोगों को कहते हैं फेटलेस इलेक्टर, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर भरोसा करके इनको खड़ा कराया किसी स्टेट से, इन्होंने इलेक्शन जीता, बाद में जब समय आया डोनाल्ड ट्रंप को फेवर वापस करने का, वो जाके किसी और को वोट कर देते। और यूएस में संविधान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसका एक करीब करीब कानून आप बना सकते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ इंडिया, हालांकि वो इलेक्शन के बाद की कथा होती है, लेकिन आप वैसा एक कंपैरिजन ला सकते हो। बट देयर इज नो लॉ इन यूएस जो पिनलाइज करता है। बीच में लाया गया था एक कानून जिसमें फ्यू डॉलर्स ऑफ पेनल्टी होता है, फाइन होता है, विच इज वेरी मिनिमल फॉर देम। सो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी अगला राष्ट्रपति जरूर से बनेंगे, बट तभी बन पाएंगे जब सभी उनके जो इलेक्टर्स है वो फेटफुल रहे। बट अगर फेटलेस बन के बाद में जाके इनको वोट दे दिए, जो कि ये कोशिश करेंगे इस दौरान दिसंबर आने तक, तो ये खेला कभी कभी इसमें पलट देता है। तो आपको समझना है, डेलीगेट रीचेस द स्टेट कैपिटल्स, और भरोसा करिए, मतलब वी हैव टू बिलीव दैट दे विल गो एंड वोट फॉर देयर designated people, their designated representative। अगर नहीं होता है तो आप देखेंगे 165 टाइम्स ऐसा हो चुका है कि ये लोग फेटलेस बन गए हैं।
यूएस के इतिहास में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो कोई बहुत बड़ा पेनल्टी भी नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी से डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि अगला राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे। देयर माइट बी सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, लेट्स होप देयर आर नन। अच्छा, इसके बाद विनर टेक ऑल। विनर टेक ऑल मतलब सबसे बड़ा खेल यूएस में, ये भी अलग है भारत से, आपको समझना है। जैसे कि ये यूएस है, देयर आर 50 स्टेट्स, राइट। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, यूएस बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज स्टेट कंट्री भी है, इस प्रकार से इनका स्टेट डिवीजन होता है, नॉट लाइक इंडिया की गुजरात ऐसा है, आसाम का शेप टोटली अलग है। इन लोगों ने अपने पूरे देश को ऑलमोस्ट लाइक रेक्टेंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में डिवाइड किया है। अब आप अगर 2016 का केस देखेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि टोटल वोट ऑफ यूएस, पूरे यूएस में जितने वोट कास्ट हुए थे, उसमें से 48.2% वोट एक्चुअली वेयर कास्टेड फॉर हिलरी क्लिंटन एंड 46.1% वोट वेयर कास्टेड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बाकी जो बचा कुचा है वो छोटे मोटे किसी पार्टीज को, किसी मेंबर्स को मिले थे। लेकिन हु बिकेम द प्रेसिडेंट? इट वाज डोनाल्ड ट्रंप। व्हाई? बिकॉज हालांकि उनका पॉपुलर वोट नहीं था, उनको टोटल परसेंटेज ऑफ वोट नीचे मिला था, कम मिला था, बट द नंबर ऑफ सीट्स ही वोन वाज 304। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी किसी सीट में उन्होंने मियर मार्जिन, पकड़ लीजिए 49%, 51, कमला हैरिस को मिला 49% वोट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड डोनाल्ड ट्रंप को मिला 51%। ये तो मार्जिनल डिफरेंस है। तो इस स्टेट का पकड़ लीजिए, जैसे कैलिफोर्निया का अगर 54 सीट्स है, तो 49% सीट कमला हैरिस को जाना चाहिए, 51% डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, बट यूएस में ये फॉलो नहीं होता है। यूएस सेज कि रिगार्डलेस ऑफ 49 51, 19-20 का फर्क ही रह गया था, लेकिन ज्यादा किसको मिला? इफ द नंबर ऑफ वोट्स आर मोर देन 50%, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है 51% वोट, देन द एंटायर 54 लॉट ऑफ सीट्स विल गो टू हिम। ये 54 जो नंबर है, इसको हम लोग इस परसेंटेज में डिवाइड नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं करेंगे। जिस भी कैंडिडेट को 51% से ज्यादा वोट मिला है, उसको सारे सीट चले जाएंगे, और ऐसा हर एक स्टेट में होगा। पकड़ लीजिए, इस स्टेट में 5 सीट है सिर्फ, बट डिफरेंस वाज वेरी मिनिमल, 49 51। पांचों के पांचों सीट उस कैंडिडेट को मिलेगा जिसने एज लाया है, ज्यादा लाया है। इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम बीच में। इसीलिए कहते हैं कि विनर टेक्स इट ऑल। जिसको भी जीता, जिसने भी उस स्टेट में मार्जिनली हो जाए जीता, तो ओवरऑल यूएस में हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट जीता था, बट प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप इन 2016। कुछ ऐसा ही केस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार के चीज को, सिस्टम को कहते हैं विनर टेक ऑल। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, हुएवर विंस द स्टेट विंस ऑल द वोट्स, राइट। ये सिस्टम कैसा है आपका, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा तो इंडिविजुअल स्टेट्स कैन चूज हाउ टू इलेक्ट देयर डेलीगेट्स। वो जो डेलीगेशन लेवल पे इलेक्टर्स का चूज होता है, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम है। कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा कोई संस्था नहीं है जो सभी स्टेट्स को रेगुलेट करता हो। दूसरा, डेलीगेट्स आर फ्री टू वोट फॉर एनीवन डिस्पाइट बीइंग डेलीगेटेड, जो मैंने बताया। वो जो जेम्स वैंस है, वो जाके बाद में कैमला हैरिस को भी वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ही इज नॉट बाउंड टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर तो ये चीट हो गया, चीटिंग हो गया। लोगों ने उनको वोट ही दिया था कि जाके वो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाएंगे, बट बाद में वो जाके हैरिस को बना देते हैं, और इसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं है एक्सेप्ट मिनिमल चार्जेस। तो ये बहुत बड़ा मुझे चैलेंज लगा। शुड यूएस अडॉप्ट द पॉपुलर वोटिंग सिस्टम? ये आपके लिए एक सवाल है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली इसके ऊपर एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में करीब करीब 18 डेमोक्रेट्स इन द यूएस, जो डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर्स है, 80% डेमोक्रेट्स ने बताया कि दे प्रीफर द पॉपुलर वोटिंग सिस्टम। पॉपुलर वोटिंग मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला उसी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। इन 2016 केस आप बताइए किसको ज्यादा वोट मिला? हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिला पूरे यूएस में, तो इनको बनाना चाहिए था ना, नॉट दिस सिस्टम। ये तो एक तो काफी पेचीदा है, मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को डाउट रहा होगा। और दूसरी बात, समझने के बावजूद भी
कुछ अनफेयर सा भी लगता है। जिसको ज्यादा मिल रहा है वो राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा है। 45% ऑफ रिपब्लिकन ने भी कहा था, लेकिन ये नंबर काफी कम है। दिस करेंट सिस्टम अलाउज द कैंडिडेट टू लूज द पॉपुलर वोट। इनफैक्ट अगर आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन 2000 के बारे में देखेंगे, वो भी ऐसे ही जीते थे। डोनाल्ड ट्रंप इन 2016 with losing the popular vote, getting lesser votes also made him the president of the US. This is something that you can quote as a challenge of the system. Appointment कब होता है? काउंटिंग ऑफ डेलीगेट्स वोट। अब मैंने जो बताया था आपको, ठीक है, दिसंबर में, मिड दिसंबर में जब डेलीगेट्स अपने वोट को कास्ट करेंगे, फिर उसकी काउंटिंग होगी और ये चलता जाएगा आपका जनवरी तक। ठीक है, तो करीब करीब जनवरी तक आपको मिल जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को 270 से अधिक सीटें मिल गई है, प्राप्त हो गई है लेजिटिमेटली, तब प्रेसिडेंट उसको उनको बना दिया जाता है, उनको वोट टेकिंग के लिए भेजा जाता है और फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या अगर कभी किसी केस में ऐसा हो गया कि किसी कैंडिडेट को 240 मिला, किसी को 200 मिला, ठीक है, और बाकी बच्चे कुछ जो भी है 538 में से माइनस करके देख लीजिएगा, तो किसी छोटे मोटे पार्टी को मिला, किसी को 270 से अधिक नहीं मिला, तब क्या होगा? उसकी प्रक्रिया भी संविधान में बताया गया है। कांग्रेस विल कंडक्ट अ कंटिंजेंट इलेक्शन। ठीक है, एक कंटिंजेंट इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे ये लोग तुरंत। 270 नहीं हुआ किसी का कैंडिडेट का, तुरंत वो लोग एक कंटिंजेंट इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। किस प्रकार का प्रक्रिया है, बहुत जरा डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आप ये बस समझिए, कांग्रेस जो है, व्हाट इज द कांग्रेस? कांग्रेस इज नथिंग बट लाइक द इंडियन पार्लियामेंट। इसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सीनेट होता है, राइट? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाके क्या करेंगे? अच्छा, ये भी देखा जाता है कि ये जो 270 है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिस भी पार्टी जो भी पार्टी जीतता है, उसी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ये 1804 के करीब करीब बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया था। पहले तो रखा गया था इनिशियली इन 1787 एंड ऑल दोस पीपल टाइम्स दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम अपोजिट पार्टीज। अगर प्रेसिडेंट किसी पार्टी का है तो उसके अपोजिट पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। बट यूएस में सिस्टम काफी अलग है। दोनों आर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, आर इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो दोनों मुंह फुला के बैठे रहते थे पहले, मैं इसकी नहीं सुनता, वो मेरा नहीं सुनता, तो डिसीजन मेकिंग पेंडिंग हो जाता। तो बाय द 12th अमेंडमेंट संविधान का ये निर्धारित किया गया कि जिस भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसी से वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो उस तरीके से जिस भी केस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट करेगा प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट ऑफ सीनेट वोट करेगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इस प्रकार से आप लोग डिसाइड करते हो। देयर आर मल्टीपल राउंड्स। अगर उसमें भी मेजोरिटी नहीं आया, इसमें देखा जाएगा किस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी किसको मिला, किस पार्टी को मिला, उसी से फिर प्रेसिडेंट बनता है। अगर नहीं मिला फिर से करा जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलते चलते वी फाइनली डिसाइड हु विल बिकम द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। अब आपको दो चीजें बतानी है कमेंट सेक्शन में कि इंडियन सिस्टम से अगर आपको यूएस सिस्टम की कंपैरिजन करा जाए तो किसका सिस्टम ज्यादा आपको समझ आया, बेहतर लगा? एक तो यूएस का सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट ऐसा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बीइंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा एक सिस्टम इन्होंने फॉलो किया है शुरुआत से ही। कुछ माइनर चेंजेस के अलावा बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। कौन सा सिस्टम भारत के लिए ज्यादा सही है बताइएगा, राइट द आंसर एंड यू कैन शो मी इफ यू डू सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड लेट्स होप। अच्छा, दूसरा चीज कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सही में जनवरी में जाके राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे हैम्पर होगा, ये चीज भी आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इंडिया यूएस रिलेशन पे इनफैक्ट अपकमिंग मेंस में यूपीएससी हो एपीएससी हो, यू शुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, यू शुड एक्सपेक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड हाउ these ties will change, if at all it will, for the good or for the bad, you should try to know. अगर नहीं हो पा रहा है बताइएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय, टेक केयर।